हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्च में एक आईपीओ स्टार्ट नहीं हो रही कि दूसरी आईपीओ अनाउंस हो जा रही है। अभी इसी हफ्ते अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की आईपीओ अनाउंस हुई है। और ये तीनों आईपीओज अभी खुलने ही वाली है कि एक और कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है और वो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स। तो आज मैं इस वीडियो में कल्याण ज्वेलर के आईपीओ पर बात करूंगा। इसके आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी बताऊंगा, जिससे हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलेगी। इसके अलावा मैं आपको अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का लेटेस्ट जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एनएमडीसी कंपनी के डिविडेंड के बारे में भी बताऊंगा, जो कल ही अनाउंस हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये एक ज्वेलरी वाली कंपनी है और ये इंडिया की बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1993 में केरला के थिरुसूर में हुई थी। उसके बाद इसने अपने शोरूम्स साउथ इंडियन स्टेट्स में खोली, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में खोली। और उसके बाद इन्होंने नॉर्थ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी अपने कई शोरूम्स खोले हैं। अभी इनके करीब करीब 107 शोरूम्स इंडिया में हैं। इसके अलावा इनके शोरूम्स जो है यूएई, कतार, कुवैत एंड ओमान जैसे कंट्रीज में भी हैं। इनके प्रोडक्ट लाइंस में अगर देखा जाए तो वेडिंग ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, हेरिटेज ज्वेलरी, डायमंड्स एंड प्रीशियस स्टोन्स ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स लाइन है। इनके ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत बड़े बड़े सितारे रह चुके हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शाहरुख खान, सुष्मिता सेन जैसे सितारे इनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काफ़ी फ्लैम्बॉयंट कंपनी है, जो शो शाम में ज़्यादा विश्वास रखती है। और हो भी क्यों नहीं, आखिरकार शोरूम के जरिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं ये। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आईपीओ के डिटेल्स देख लेता हूँ। सो अगर आईपीओ का डिटेल्स देखें तो आईपीओ जो ओपन हो रही है वो 16 मार्च को ओपन हो रही है एंड 18 मार्च को ये क्लोज हो जाएगी। यानी कि 3 दिन का विंडो आपको मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। एंड जो आईपीओ का जो साइज है वो टोटल साइज है 1175 करोड़, जिसमें से अगर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल 375 करोड़ की है एंड फ्रेश इशू जो ला रहे हैं 800 करोड़। सो टोटल 1175 करोड़। फेस वैल्यू जो है इनकी वो है 10 पर इक्विटी शेयर एंड प्राइस बैंड जो रखा है इन्होंने 86 to 87। तो हमें जो अप्लाई करना है, अगर करना चाहते हैं आप, ये हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो 87 रुपीज़ पर ही करेंगे। एंड इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है बीएसी एंड एनएसई दोनों पर होने वाली है। एंड रिटेल पोर्शन अगर देखा जाए तो 35% जो है रिटेल पोर्शन को अलोकेट कर रहे हैं। अब लॉट साइज देख लें तो अगर लॉट साइज देखें तो जो मिनिमम लॉट जो रहेगा, वन लॉट जो होगी 172 शेयर्स की होगी। एंड जो मिनिमम कट ऑफ अमाउंट रहेगा वो 14,964 एंड मैक्सिमम जो रहेगी वो 13 लॉट्स की होगी 2,236 शेयर्स, जो कि मैक्सिमम जो कट ऑफ रहेगा अमाउंट 1,94,532। बिकॉज रिटेल सेगमेंट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं 2 लाख तक का ही अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। तो यही जो लास्ट आता है लॉट के अनुसार, ये लास्ट प्राइस आती है थ्रेशोल्ड, तो इसलिए यहीं तक हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लिस्टिंग कब होगी, अलॉटमेंट कब होगी। सो अलॉटमेंट जो हमें है वो पता चल जाएगी 23 मार्च को पता चल जाएगी किसे मिला है किसे नहीं मिला है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो होगी 24 मार्च की होगी, कि जिनको अगर नहीं मिले हैं तो उनको फंड आ जाएगी उनके अकाउंट में। और जिन्होंने अगर ज़्यादा अप्लाई किया है, एक लॉट से ज़्यादा, और अगर उन्हें नहीं मिले हैं तो उनके अकाउंट में भी फंड रिफंड हो जाएगी 24 मार्च को। अब जिन्हें मिल गए हैं उनके डीमैट अकाउंट में 25 मार्च को रिफ्लेक्ट हो जाएगी कितने शेयर अलॉट हुए हैं। एंड आईपीओ जो लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है 26 मार्च को, ये लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है। सो कंपनी के प्रोमोटर्स जो हैं मिस्टर टीएस कल्याणारमन, मिस्टर टीके सीताराम, मिस्टर टीके रमेश। सो इन्होंने ही स्टार्ट किया था बिजनेस, ये जो शोरूम स्टार्ट किया था टीएस कल्याणारमन 1993 में। तो करीब करीब बोल सकते हैं इनका 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये बिज़नेस में। उसके अलावा भी ये रिटेल पोर्शन में काम कर चुके हैं। तो ओवरऑल इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है ये सेगमेंट में, ये बिजनेस में करीब करीब 45 ईयर्स का। तो काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है इनका इन इंडस्ट्री में।
अब इनके देख लेते हैं कितने होल्डिंग्स हैं। तो प्री इशू जो होल्डिंग्स है वो हैं 76%, एंड पोस्ट इशूज़ जो होंगे वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने होंगे। सो प्री इशू 76% है। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक कंपनी का। सो अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए, मैं आपको 3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। असेट अगर देखे जाए FY18 में तो 8551 करोड़ थी, जो कि FY19 में डिप हुई 8059, देन FY20 में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 8218, एंड अभी जो है FY21 में Q3 तक 8123 करोड़ की इनकी एसेट साइज है। अगर रेवेन्यू देखें तो 10,580 करोड़ रेवेन्यू रही इनके FY18 में, जो कि गिर गई 9,814 पर FY19 में, देन फिर अप हुई FY20 में, एंड अभी ये FY21 में Q3 तक 5,549 करोड़, यानी कि ये साल जो है काफ़ी कम गई है इनकी रेवेन्यू। तो काफ़ी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है। अगर पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 140 करोड़ की इनकी रेवेन्यू हुई, इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थी FY18 में, एंड FY19 में अगर आप देखो तो माइनस में आ गई, मतलब लॉस में थी कंपनी FY19 में। फिर FY20 में जो है 142.3 करोड़ की इनकी प्रॉफिट थी, एंड FY21 में अब देखिए ये -80 करोड़ के लगभग इनकी प्रॉफिट है। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है इनके प्रॉफिट में। अगर देखा जाए तो 140 करोड़ अप थी, मतलब थी, उसके बाद निगेटिव में आए, फिर पॉजिटिव में आए, फिर निगेटिव में आए। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इनके फाइनेंशियल्स में। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो FY18 में 1.33% मार्जिन थी, बहुत ही कम थी, एंड FY19 में तो और भी कम हो गई 0.05%, वो भी निगेटिव में है। निगेटिव में ही इनकी FY19 में रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी लॉस में है। FY20 में 1.40 एंड FY21 में -1.44। तो फाइनेंशियल जो है बिल्कुल ही ख़राब दिख रहे हैं इस कंपनी के। सो ये एक देखने वाली बात है। अप्लाई करने के पहले हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अब देख लेते हैं की वैल्यूएशंस इनके। सो EPS अर्निंग पर शेयर FY19 -0.04 रुपीज़, अर्निंग पर शेयर इन FY20 ₹1.70, अर्निंग पर शेयर इन FY21 में 9 मंथ में देखिए -0.96। तो EPS भी काफ़ी ख़राब दिख रही है, बिकॉज इनकी प्रॉफिट जो थी वो निगेटिव में थी, तो EPS भी ख़राब निगेटिव में ही आएगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो वो भी देखिए FY19 में -0.18%, FY20 में 6.63%, एंड अगेन -3.91% FY21 में। सो बहुत ही आप देखिएगा तो की पैरामीटर्स जो इनके की वैल्यूएशंस भी हैं बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। अगर की वैल्यूएशन देखा जाए, फाइनेंशियल भी हमने देखा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है उनके फाइनेंशियल्स में। PB रेशियो अगर देखा तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है इनकी 3.55 है। सो ये की वैल्यूएशन हैं, फाइनेंशियल्स मैंने आपको बता दिए। थोड़ा कंपनी का स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। सो कंपनी का स्ट्रेंथ है कि जैसा हम सब जानते हैं कि वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी में से एक है। सो अगर मार्केट शेयर की बात करें तो टाइटन का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर करीब 12% to 13% है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, क्योंकि ज्वेलरी कंपनी जो काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा उसमें परसेंटेज शेयर है अगर ओवरऑल ज्वेलरी बिजनेस की देखा जाए। बट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं उसमें 12% टाइटन का है और इसका करीब 5 to 6% का है। सो देखा जाए तो बड़ी ही कंपनी है, ऑर्गेनाइज मार्केट में अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। सेकंड अगर देखा जाए इनकी तो ट्रस्टेड ब्रांड नेम, यस, बिकॉज ये बिज़नेस में करीब 28-29 साल से है, तो काफ़ी इनका ट्रस्टेड नाम, काफ़ी मतलब ट्रस्ट, बिकॉज ज्वेलरी जो है बिज़नेस होती है बहुत ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। अगर हम जा रहे हैं कहीं भी ज्वेलरी खरीदने तो हमें बहुत ही ट्रस्ट करके ही लेना पड़ेगा कि ज्वेलरी हमें जो दे रही है बिजनेस कंपनी या शॉपकीपर हमें जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। तो अगर वो देखा जाए ट्रस्ट के बेसिस पे तो इनका अच्छा नाम है इंडस्ट्री में। अगली जो इनकी पॉजिटिव चीज़ है वो मुझे दिख रही है कि वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट, जैसे इनका जो बिजनेस लाइन है गोल्ड, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वेडिंग ज्वेलरी में, एंटिक ज्वेलरी में, तो इनका डिफरेंट बिजनेस लाइन, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस लाइन है, तो ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके, खुद अपने जो शोरूम्स हैं 107 शोरूम्स है जो कि 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं इंडिया में, तो काफ़ी वाइड प्रेजेंस है अगर इंडिया में देखा जाए। एंड
इनफैक्ट इनका प्रेजेंस जो ओवरसीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है करीब करीब 30 शोरूम्स है। जैसा मैंने आपको बताया कि ओमान में है, कतार में है, यूएई में है। तो इनका मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। फिफ्थ, अब हम देख लेते हैं इनका जो वीकनेस जो है। वीकनेस भी, अगर हमने स्ट्रेंथ देख लिया तो हमें वीकनेस भी देखना चाहिए। सो अगर वीकनेस देखा जाए तो देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छा नहीं, वो मैंने आपको दिखाया। रेवेन्यू जो है वो गिरती आ रही है पिछले 3 साल से। देखिए तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, एक साल अप हो रही है, दूसरे साल निगेटिव में जा रही है। एक होता है कि चलिए ज़्यादा है अगर एक साल, तो एक साल थोड़ा कम होता है या कम होता है, बट इनकी जो है बिल्कुल ही निगेटिव में आ रही है। रेवेन्यू अप है, फिर निगेटिव में। प्रॉफिट भी सेम अब देखोगे तो अप है, फिर निगेटिव में। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में भी बहुत ही, मार्जिन जो अभी बहुत ही कम है, 1% 2% में है अगर वो पॉजिटिव में है। अगर निगेटिव में तो फिर तो निगेटिव में ही है। तो फाइनेंशियल इनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर की वैल्यूएशंस भी देखा जाए तो मैंने आपको ईपीएस बताया, रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी बताया, वो भी निगेटिव ही है करंट ईयर में, और इसके पिछले टू पिछले साल भी वो निगेटिव में ही थी। अब कंपनी का जो लास्ट 3 ईयर्स का जो एवरेज ईपीएस अगर हम निकालें तो वो आती है 0.98। उसके अनुसार अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालें तो वो करीब करीब 89 रुपीज़ आएगी। एंड अभी जो इन्होंने प्राइस बैंड जो रखा है 87 रुपीज़ रखा है। तो आप देखा जाए तो कम्प्लीटली उन्होंने शेयर जो है इनका कम्प्लीटली फुली प्राइस्ड है। मतलब इन्होंने कस्टमर के लिए कुछ भी, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी प्रीमियम डिस्काउंट नहीं छोड़ा है। सो 89 रुपीज़ आ रही है इनके, अगर एवरेज के अनुसार से देखा जाए तो वैल्यूएशंस आ रही है। एंड जो अभी हमें दे रहे हैं 87 रुपीज़ पे ही दे रहे हैं, तो फुली प्राइस्ड है। तो ये एक वीकनेस है कंपनी का। फोर्थ वीकनेस हमें नज़र आ रही है कि वारबर्ग पिनकस, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था इस कंपनी में। इनफैक्ट ज्वेलरी की अब तक की सबसे बड़ी कोई अगर देखा जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी ने किया है तो ये इसी में किया है। 1700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसमें 2 ट्रांचेज में हुए थे। एक तो 19 बोल रहा हूँ मैं, 2014 में हुई थी करीब अराउंड 1400 करोड़ के आसपास, 1200 करोड़ के आसपास। एंड देन 2017 में हुई 500 करोड़ के आसपास। तो 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। सो 24% जो स्टेक है इसमें वारबर्ग पिनकस की है। एंड वो अभी जो इस आईपीओ में जो है, इस आईपीओ के थ्रू वो अपना जो है स्टेक जो है पार्शियली जो है वो एग्जीट कर रहे हैं। तो ये भी एक वीक पॉइंट मैं मानूंगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगर आपके इन्वेस्टर्स आपसे निकल रहे हैं तो ये एक वीकनेस माना जाएगा। तो ये सब जो है कुछ वीकनेस है कंपनी के। तो मैंने आपको स्ट्रेंथ भी बता दिया, मैंने आपको वीकनेस भी बता दिया। अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी इसका पता नहीं चला है, बिकॉज अभी ये कल ही अनाउंस हुई है शाम में। तो अभी इसका जीएमपी स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट वो कल से स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ। सो जहाँ तक अगर अप्लाई करने के बाद अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज हमने देखा कि फंडामेंट जी कंपनी की बात करें तो कंपनी बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, बिजनेस में काफ़ी सालों से हैं। बट जो अगर हमने फाइनेंशियल जो फंडामेंटल्स देखे हैं, फाइनेंशियल जो टेक्निकल्स देखे हैं, वो हमें सही नहीं लग रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करना। एंड हमारे पास अभी काफ़ी सारा मौका है, कई सारे आईपीओज लाइंड अप हैं। तो हम रादर देन अप्लाइंग इन दोज आईपीओज, हमें इसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए। हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अनुपम रसायन है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, वो सब में अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एक साथ आपका 3-4 अगर आईपीओ आ गया है तो जिनके पास अगर जो इनके पास, हमारे पास काफ़ी सारा ऑप्शन है, तो एक साथ तो कई लोगों को अप्लाई करना इन चारों आईपीओज में थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट जो जिनके पास मुश्किल है, जो अगर सब में अप्लाई कर सकते हैं तो करे, वो अपने रिस्क है उनका अप्लाई करना। बट जहाँ हमें लगता है अगर हमें सिलेक्शन दिया जाए तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको जीएमपी रेट बताता हूँ अनुपम रसायन का, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, क्राफ्ट्समैन सॉल्यूशंस, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का भी। सो अगर आप देखें ये अनुपम रसायन का अगर मैं दिखाऊं आपको जीएमपी क्या चल रहा है। सो देखिए ये पिछले 5 दिन का है। सो स्टार्ट जो हुई थी इनकी 7 मार्च को हुई थी 330 रुपीज़ से, यानी 59% प्रीमियम थी। और उसके बाद इसमें लगातार आप देखो तो गिरावट देखने को मिल रही है। 275 हो गए 8th को, 9th को 269, 10th को 270 एंड 11th को 180। सो ये यहाँ पर समझ सकता हूँ कि ये मार्केट क्लोज था 11th को, तो उतना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब ये कल वापस जब ओपन होगी, मतलब 12 मार्च को, तो फिर देखते हैं क्या ये अप होती है कि और नीचे जाती है। सो अगर देखा जाए तो इनके
जो रेट में है, प्रीमियम रेट में, ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट में गिरावट देखी गई है। बट अगर ये भी माने तो 32% एक अच्छा खासा रिटर्न बोला जा सकता है लिस्टिंग में। अब देख लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की। तो इनका देखिए 8 मार्च को इनका स्टार्ट हुआ था। तो 110 रुपीज़ जो थी इनकी चल रही थी ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट, जो कि करीब करीब 85% थी। एंड 95% जो है आप देखिए 95 रुपीज़ जो है 9 मार्च को थी, तो 73%। 10 मार्च को 90 रुपीज़ 69% एंड 11 मार्च को 82 रुपीज़ 63%। तो आप देखिए इसमें भी गिरावट देखी गई है। आप देखोगे तो अब देखते हैं 12 मार्च को क्या रहती है। बट इसका अगर गिरावट के बावजूद भी देखें तो अनुपम रसायन से इनका जो प्रीमियम रेट है बेटर है, 63% है। अब थर्ड देख लेते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की। तो इनका एक ही अवेलेबल है जीएमपी 11 मार्च को, वो 350 रुपीज़ है। सो ये 350 रुपीज़, तो आप ये अमाउंट पर नहीं जाइए कि ये 82 रुपीज़ दे रही है, ये 180 दे रही है, ये 350 दे रही है। आप देखोगे तो प्राइस बैंड जो इसका काफ़ी ऊपर रहा है, 1490 प्राइस बैंड है इनका आईपीओ का। तो वहाँ से अगर देखा तो 23% प्रीमियम पे मिल रही है। सो आप देखेंगे तो ये अनुपम रसायन 32% प्रीमियम पे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 63% प्रीमियम पर, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 23% प्रीमियम पे। तो अगर देख लेते हैं, अगर हमें मिलती है, अगर हम अप्लाई करते हैं ये तीनों में और हमें अगर एक लॉट मिलती है तो कितनी प्रॉफिट होगी। सो अगर एक देखते हैं, अगर एक लॉट मिलती है हमें अनुपम रसायन में, तो हमें जो प्रॉफिट होगा, जो लिस्टिंग गेन अगर ये अनुसार देखें 32% के अनुसार, तो 4860 रुपीज़ होगी। वही देख लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, देखिए तो 9430 रुपीज़ की लिस्टिंग गेन होगी। एंड क्राफ्ट्समैन में देखें तो 3500 की लिस्टिंग गेन होगी। तो ये तीनों में आप अगर कंपेयर करेंगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ज़्यादा बेटर रिटर्न देने वाली लग रही है। तो यहाँ से भी आपको क्लू मिलेगा, जो सिलेक्टेड आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्लू लेके अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हालांकि अगर देखा जाए तो आजकल तो हर एक आईपीओ जो है 100 टाइम्स 150 टाइम्स सब्सक्राइब हो रही है, ओवर सब्सक्राइब हो रही है। तो ऐसे ही मिलने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आप चाहे तो रिस्क लेना चाहते हैं, हालांकि रिस्क इसमें लग नहीं रहा है। ये तीनों का आईपीओ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिख रही है यहाँ कि लिस्टिंग जो होगी थोड़ी अच्छी खासी प्रीमियम पर होगी। तो आप चाहें तो इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, ये कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे। तो खैर डिसीजन आपका है, आप भी अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, तभी आप अप्लाई डिसीजन लीजिएगा कि आपको अप्लाई किस में करना है या नहीं करना है। अब आइए जो हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं कि एनएमडीसी डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड। तो इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सो दोस्तों, ये कल ही अनाउंस हुई है 11 मार्च को। ये देखिए करीब करीब 5 बजे के लगभग अनाउंस हुई है ये, कि डिक्लेरेशन ऑफ एंट्री डिविडेंड एट द रेट ऑफ 7.76 कि ये इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। सो डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 7.76 विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच। अब ये जो देने वाली है, इसका रिकॉर्ड डेट कब रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखा है, ये देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 11 मार्च 2021 इंटर आलिया फिक्स्ड ट्यूसडे 23 मार्च एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सो ये 23 मार्च जो है इम्पॉर्टेंट डेट है डिविडेंड के लिए, रिकॉर्ड डेट रहेगी। सो अगर इससे ये रिकॉर्ड डेट है तो इससे 2 दिन पहले लेना होगा शेयर, जिनके पास नहीं है। जिनके पास है तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी 21 मार्च तक शेयर आपको ले लेने होंगे अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो। बट मैं यही बोलूँगा कि डिविडेंड के लिए कोई भी शेयर में नहीं जाना चाहिए। आप उसके फंडामेंटल्स को देख लीजिए, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो देख लीजिए, फिर ही डिसाइड कीजिए। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी। तो अभी देखें तो इसका जो रेट चल रही है 132 रुपीज़ चल रही है। एंड इसका हाई जो 52 वीक का वो रहा है 139 रुपीज़ एंड लो जो है 61 रुपीज़ रही है। सो अभी आप देखो तो ये अपने हायर रेंज में ही चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है अभी 1-2-3 दिनों में, बट ये अभी हायर रेंज में ही चल रही है, 139 के आसपास ही है। अगर इनका हम पिछले 1 महीने का देखें ट्रेंड, तो ये कैसा मूवमेंट हो रहा है, तो ये देखिए पिछले 1 महीने का देखें तो 12 फरवरी को ये 112 रुपीज़ पर अवेलेबल थी एंड उसके बाद से इसमें ग्रोथ देखी गई है। ये थोड़ा सा यहाँ अप हुआ है, थोड़ा सा नीचे हुआ है यहाँ, बट देखा जाए तो ओवरऑल इनमें ग्रोथ ही देखी गई है। तो अगर देखा जाए तो 1 महीने का इन्होंने रिटर्न दिया, करीब करीब 18% का रिटर्न दिया है। सो 112 से 138 रुपीज़ यानी 26 रुपीज़ अप हुई है पिछले 1 महीने में।
तो एक महीने में तो ग्रोथ दिख रही है। अब इनका पिछले कुछ सालों का भी रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर देखिए 5 साल का रिटर्न देखें तो ओनली 42% रिटर्न दिए, 3 साल में ओनली 8.74%, 1 साल में 58.74%, 3 मंथ में 23% एंड 1 मंथ में 13.19%। सो अगर आप देखो तो अच्छा रिटर्न इन्होंने नहीं दिया। अगर 5 साल में देखा, इनकी कई सारे स्टॉक है जो 100% 200% रिटर्न देते हैं। सो अगर इसमें अगर जिन्होंने ले के रखे हैं उनको बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं मिला है। तो अभी अब सोच सकते हैं अगर आपको जाना है कि इसमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें लगता है कि डिविडेंड के लिए हमें बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे डिविडेंड के लिए जाए, बिकॉज हमारे पैसे काफ़ी फंस सकते हैं। देखिए रिटर्न अच्छा नहीं दे रही है, तो आप भी सोच सकते हैं। अब इसका की मैट्रिक्स भी देख लेते हैं थोड़ा। पी रेशियो देखें तो 10.34 है इनकी अभी। ईपीएस देखें तो 12.82 चल रही है। मार्केट कैप जो है इसका अभी 38,815 करोड़ है। तो ये बड़ी मार्केट कैप बड़ी कंपनी है ये, अगर देखा जाए तो। सेक्टर की अगर मार्केट कैप के अनुसार देखें तो सेकंड रैंकिंग कंपनी है। पीवी रेशियो 1.39 है। डिविडेंड ये हमेशा देती आई है, करीब करीब 4% डिविडेंड यील्ड है। तो मैं आपको डिविडेंड भी दिखा देता हूँ कैसा दी है ये। तो ये पिछले 3-4 सालों का आपको दिख रहा होगा डिविडेंड। तो ये देखिए इसने 2017 में 2 बार डिविडेंड दिए हैं, तो करीब करीब ये आएगा 5 रुपये 15 पैसे। 18 में डिविडेंड दिए हैं 4 रुपीज़ 30 पैसे। 2019 में डिविडेंड दिए 5 रुपीज़ 52 पैसे एंड 2020 में भी इन्होंने डिविडेंड दिए हैं 529, और अभी ये साल 7 रुपीज़ 76% ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड ये हमेशा देते आई है, दिख रहा है यहाँ, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी जो है ज़्यादातर डिविडेंड देती ही है हर एक साल। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपको काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हैं इस वीडियो में। मैंने आपको कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बताया। हमने ये भी देखा कि इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमने आपको जीएमपी लेटेस्ट बताया, आपको आने वाले आईपीओस के जो अभी खुलने वाली है, अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के। उसके अलावा मैंने आपको डिविडेंड के बारे में बताया, एनएमडीसी। तो इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें वीडियो, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।